हाय एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था बेसिक नॉलेज, उसके बाद हम लोग हैबिटेट, उसके बाद न्यूट्रिशन और फिर देखे थे वो लाइफ फॉर्म के बारे में। लाइफ फॉर्म में हम लोगों ने दो चीज पढ़ा था, एक प्रोटोबायोटा और साइटोबायोटा। प्रोटोबायोटा में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो नॉन सेलुलर होता है और साइटोबायोटा सेलुलर होता है। प्रोटोबायोटा में आते हैं वायरस, विरोइड, प्रियन, वायरसवाइड, जो कि आरएनए प्रोटीन से बने होते हैं। लेकिन साइटोबायोटा में सेलुलर फॉर्म होता है जो कि सेल थ्योरी को भी फॉलो करता है और प्रोटोबायोटा सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हम लोग देखेंगे आज सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, क्योंकि वायरस, विरोइड, प्रियंस और वायरसवाइड को छोड़ के जितने भी ऑर्गेनिज्म है सारे के सारे साइटोबायोटा में आते हैं। तो साइटोबायोटा में आने से पहले हम लोग सेल का स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। सेल का स्ट्रक्चर पढ़ने के बाद फिर हम लोग देखेंगे सेल के स्ट्रक्चर में कौन कौन से सेल होते हैं, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट। साइटोबायोटा दो टाइप के होते हैं, वो देखेंगे। पहले हम लोग सेल देख लेते हैं। तो पहले सेल का फिगर अच्छे से देख लीजिए। सेल के फिगर में हम लोग देखिएगा कि सबसे बाहर होता है सेल वॉल, एक ब्लू कलर का लाइन दिख रहा होगा, उसको बोलते हैं सेल वॉल। याद रखिएगा सेल वॉल जो होता है ओनली प्लांट सेल में होता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, एनिमल सेल में नहीं होता है, केवल और केवल प्लांट सेल में होता है। ठीक है। और उसके बाद ये होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, और ये इम्परमेबल होता है, मतलब इसको कोई भी सब्सटेंस आर पार कर सकता है, यहां से बाहर अंदर आ सकता है, यहां से बाहर जा सकता है, ये सबको आने जाने दे देता है, कोई भी कंपोनेंट हो। लेकिन उसके अंदर आता है एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये होता है लिविंग, और ये दोनों में होता है, एनिमल में भी होता है, प्लांट में भी होता है। और ये होता है सेलेक्टिव परमेबल। ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई कंपाउंड है ए और कोई बी, मान लीजिए एक वो सिलेक्ट करता है तो सिर्फ ए ही जाएगा, बी उसके अंदर एंटर नहीं करेगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए, उसके बाद सबसे बीच में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे बीच में होता है न्यूक्लियस। ठीक है, सेंटर में, सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोजोम। क्रोमोजोम के अंदर क्या क्या होता है? क्रोमोजोम के अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, प्लस हिस्टोन। हिस्टोन, अब ये दोनों होता क्या? जेनेटिक मटेरियल के तौर पे कौन होता है? डीएनए, ठीक है, और प्लस हिस्टोन। हिस्टोन क्या है? प्रोटीन है, प्रोटीन है। ठीक है। अब ये होता क्या है? डीएनए जो होता है वो ऐसे ऐसे फॉर्म में रहता है, हेलिकल स्ट्रक्चर में रहता है। ठीक है, वो एक धागे की तरह होता है, हेलिकल फॉर्म में अरेंज रहता है। तो अब हेलिकल फॉर्म में अरेंज रहेगा तो ऐसे तो धागा अरेंज नहीं रह सकता है, तो बीच बीच में एक बॉल जैसा होता है जिसको बोलते हैं हिस्टोन, वो प्रोटीन का बना होता है। जैसे एक बॉल है, बॉल पे लपेट दिए, फिर दूसरा बॉल आया, फिर उस पर लपेट दिए, फिर तीसरा बॉल आया, उस पर लपेट दिए। तो उसमें होता क्या है कि इसका जो है अरेंजमेंट सही से हो पाता है। तो हिस्टोन जो है वो प्रोटीन है, इसके अरेंजमेंट में काम देता है। याद रखिएगा डीएनए पे जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है और हिस्टोन पे जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, जिससे ये न्यूट्रल रहता है। ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव दोनों को बैलेंस करके रखता है। ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है। चलिए, अब एक बात, न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के भीतर जितना भी एरिया रहता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ही सारे ऑर्गेनेल होते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस के अंदर जितने स्पेस होते हैं उसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को मिला के बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, लिविंग मैटर होता है वो प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, याद रखिएगा न्यूक्लियस के ऊपर दो मेम्ब्रेन होता है, अंदर वाला इनर मेम्ब्रेन, बाहर वाला आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, जैसे यहाँ पे था सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यहाँ होता है आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और उसी आउटर मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन को बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, उसी आउटर मेम्ब्रेन से एक्सटेंशन निकला रहता है जिसको बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो तरीके के होते हैं, एक तो यहाँ पे डॉट डॉट रहेगा, डॉट डॉट नहीं, यहाँ पे राइबोसोम होता है। ठीक है, राइबोसोम चिपका रहता है, यहाँ पे राइबोसोम चिपका रहता है। तो इधर देखिए, इधर नहीं चिपका हुआ, इतना दूर जो है नहीं चिपका हुआ, इतना दूर चिपका हुआ है। तो पहले शुरुआती दौर में नहीं चिपका रहता है, उसके बाद वो राइबोसोम चिपक जाता है। तो जहां तक नहीं चिपकता है उसको बोलते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लेन है, राइबोसोम है नहीं। अब यहाँ राइबोसोम आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया? राइबोसोम आ गया। ठीक है, यहाँ पे आ गया राइबोसोम, यहाँ पे आ गया राइबोसोम।
तो राइबोसोम वाले को बोलेंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि यहाँ पे जब राइबोसोम आ गया तो राइबोसोम जो करता है कि उसको रफ बना देता है, दाना दाना है कहीं पे, अब वहां सतह कीजिएगा तो रफ लगेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद इसी से आगे बनता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स फर्दर टूट जाता है जब आगे बढ़ते बढ़ते इसमें बन जाता है वेजिकल। वेजिकल में क्या होता है, पैक्ड मटेरियल होता है, जितने भी मटेरियल्स होते हैं जो कि सेल के काम के नहीं होते हैं, यूजलेस हो जाते हैं, उसको इसमें भर के और फिर ये पैकेट जो यहाँ आके चिपक जाता है और यहाँ आपके फिर बाहर निकल जाता है और ये जो मेम्ब्रेन है इसमें जुड़ जाता है, जो यहाँ से निकल जाता है और उसके बाद ये तो सेल वॉल है, ये इम्परमेबल होता है, सबको बाहर जाने देता है, तो फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा वेजिकल मिलकर लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर देते हैं, बहुत सारा वेजिकल मिलकर लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर देते हैं। लाइसोसोम में वो सारे एंजाइम होते हैं जो पूरे सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं, इसीलिए लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग ऑफ सेल, ठीक है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल। क्वेश्चन पूछेगा कि सुसाइडल बैग किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा लाइसोसोम, ठीक है। चलिए लाइसोसोम हो गया, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो कि पूरे उसमें सारे एंजाइम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, सारे बहुत तरह के उतने होते हैं जितने पूरे सेल को वो डाइजेस्ट कर सके। उसके बाद होता है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होते हैं, प्लांट सेल में होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होता, सिर्फ प्लांट सेल में। इसका काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट, इसीलिए इसको बोलते हैं किचन ऑफ सेल। जहां खाना बनता है उसको किचन बोलते हैं, तो ये क्या करता है, खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करके भोजन तैयार करता है। याद रखिए क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा। क्लोरोप्लास्ट के ऊपर डबल मेम्ब्रेन होता है, जैसे न्यूक्लियस के ऊपर डबल मेम्ब्रेन था वैसे ही क्लोरोप्लास्ट के ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन होता है। अब बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर भी डबल मेम्ब्रेन होता है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपका करता है, ये एनर्जी देता है, ये रेस्पिरेशन करता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन। याद रखिए सेलुलर रेस्पिरेशन, हम लोग एक चैप्टर है रेस्पिरेशन 11th में प्लांट फिजियोलॉजी में, वहां देखेंगे तो पूरा अच्छे से रेस्पिरेशन समझेंगे। अभी बस इतना समझिए कि माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। पावर हाउस पूरे एनर्जी प्रोवाइड करता है पूरे सेल में, इसलिए पावर हाउस बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है। अब बात करते हैं, ये है राइबोसोम। राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाता है, राइबोसोम जो है क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। उसके बाद आता है एक सेंट्रियोल, सेंट्रियोल जो है केवल एनिमल सेल में होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है, प्लांट सेल में नहीं होता है, केवल केवल एनिमल सेल में होता है। एनिमल सेल में ये क्या करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। जैसे सेल जो है 1 से 2 बनेगा तो उसमें ये हेल्प करता है। हेल्प कैसे करता है कि आप लोग पढ़े होंगे जो क्रोमोसोम होता है वो पेयर में होता है, आप लोग पढ़े होंगे ह्यूमन हम लोग में 23 जोड़ा 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, 23 जोड़ा। तो ये क्या करता है, जैसे एक ऊपर में दिख रहा होगा वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल, दो होते हैं, सेंट्रियोल के दो पार्ट होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। ये क्या करते हैं, एक जो है इसी साइड रह जाता है और एक जो है इस साइड चला जाता है, और ये क्रोमोसोम जो पेयर में रहता है वो आ जाता है इक्वेटर पे, ठीक है, एकदम बीच में आ जाता है सेल के, और आधा पार्ट ये खींच लेता है, आधा पार्ट ये खींच लेता है, तो फिर आधा आधा हो जाता है, फिर सेल का डिवीजन हो जाता है। वो सेल डिवीजन चैप्टर भी है वही प्लांट सॉरी वहां 11th के बायोलॉजी में, तो वहां देखेंगे हम लोग। उसके बाद देखते हैं वैक्यूल। वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल जो होता है वो प्लांट सेल में ही होता है, प्लांट सेल में होता है, एनिमल में नहीं होता है, होता है तो बहुत रिड्यूस होता है, काम का नहीं होता है। जैसे एनिमल क्या करता है, एक्सक्रीशन कर देता है, जैसे यूरिन हो गया, फीसेस हो गया, एक्सक्रीशन करते हैं, लेकिन प्लांट तो एक्सक्रीशन नहीं कर पाता है, इसलिए वो अपने सेल में ही एक वैक्यूल बना लेता है। वैक्यूल को बोलते हैं डस्टबिन ऑफ सेल, डस्टबिन ऑफ सेल, ठीक है।
डस्टबिन बोलते हैं। ये सारा कचरा स्टोर करके रखता है सेल में, बाद में सॉरी वैक्यूल में सेल का जितना कचरा रहता है सब वैक्यूल में स्टोर करता है। ये होता क्या है, जब पूरा वो सेल जब मैच्योर हो जाता है ओल्ड एज में, तो पूरा कवर कर लेता है सिर्फ वैक्यूल, बाकी न्यूक्लियस साइड में चला जाता है। इतना वो कचरा जितना होता है सबका सब उसी में स्टोर होता है। ठीक है, चलिए अब तो हो गया सारा कुछ। चलिए तो एक बार और देख लेते हैं। बीच में जो होता है वो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन होता है, उसी का एक्सटेंशन आउटर मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन को बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि दो टाइप के होते हैं। शुरुआती दौर में स्मूथ वाले होते हैं और बाद में लास्ट में रफ वाले होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ क्यों होता है? क्योंकि वहां पे राइबोसोम के दाने हो, राइबोसोम आके चिपक जाते हैं तो उससे वो रफ हो जाता है। उससे आगे बढ़ेंगे तो उसको बोलेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही बनता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स फर्दर कन्वर्ट हो जाता है वेजिकल में। ठीक है, वेजिकल क्या करता है? वेजिकल या तो मटेरियल को पास आउट कर देगा सेल के बाहर, या तो वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर देगा। लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइडल बैग ऑफ सेल, जिसमें कि सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो सेल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। सबसे बाहर वाला क्या था? सेल वॉल, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में नहीं होगा, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, ये सबको आने जाने दे सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होता है, प्लांट एनिमल दोनों में होता है, और ये सेलेक्टिव परमेबल होता है। जिसको सेलेक्ट करेगा वही जाएगा, जिसको सेलेक्ट नहीं करेगा वो नहीं जाएगा। क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करते हैं। डबल मेम्ब्रेन इसमें होता है, ये सिर्फ प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में नहीं होता। ये फोटोसिंथेसिस करता है और इसको किचन ऑफ सेल बोलते हैं, खाना बनाता है। चलिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन करता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। चलिए राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है, इसीलिए इसको प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, चलिए उसके न्यूक्लियस के बीच में होता है क्रोमोजोम। क्या होता है? क्रोमोजोम। क्रोमोजोम में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल प्लस हिस्टोन। जेनेटिक मटेरियल में क्या होगा? डीएनए, और हिस्टोन जो है प्रोटीन है, जो कि जेनेटिक मटेरियल को अरेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए उसके बाद न्यूक्लियस के अंदर होता है न्यूक्लियोलस। ठीक है, चलिए उसके बाद ये हो गया आपका सेंट्रियोल। सेंट्रियोल जो है एनिमल में होगा, प्लांट सेल में नहीं होगा, ये सेल डिवीजन में हेल्प करेगा। वैक्यूल जो होगा प्लांट सेल में होगा, एनिमल में नहीं होगा। वैक्यूल को डस्टबिन ऑफ सेल बोलते हैं, सेल का जितना भी कचरा होता है सबको यही स्टोर करके रखता है। चलिए न्यूक्लियस के बाहर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी स्पेस होगा उसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियस के बीच में जितना स्पेस होगा उसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म मिला के बनाएगा प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, चलिए अब देखते हैं न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, एक आरएनए एक डीएनए। आरएनए दूसरा डीएनए। आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए का पूरा नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीऑक्सी, डी मतलब होता है निकालना, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। इसका जब स्ट्रक्चर देखिएगा राइबोज स्ट्रक्चर, तो राइबोज स्ट्रक्चर में सेकंड पोजीशन पे OH होता है, और वही डीएनए में वहां से OH हटा दिया जाता है तो वो हो जाता है डीऑक्सी, क्योंकि ऑक्सीजन को निकाल दिया गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो जो बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे वहां स्ट्रक्चर हम लोग अच्छे से देखेंगे। दोनों जो है एक्ट एज, तो काम करता है किसकी तरह? जेनेटिक मटेरियल, शॉर्ट में जीएम लिखते हैं, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। अब ये देखिए, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल के तौर पे डीएनए ही होता है, हम लोग में भी डीएनए होता है। अब देखते हैं, तीन पॉसिबिलिटी बनता है। ऑर्गेनिज्म हैव आरएनए, केवल आरएनए होगा, या तो केवल डीएनए होगा, या दोनों होगा, डीएनए भी होगा आरएनए भी होगा। तो देखते हैं इस केस में जेनेटिक मटेरियल कौन होगा। अगर सिर्फ आरएनए है तो जेनेटिक मटेरियल ऑब्वियसली आरएनए होगा, ऐसा वायरस के केस में होता है, हम लोगों ने कल देखा। अब डीएनए होगा, केवल डीएनए, तो जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए ही होगा, ऐसा केस भी वायरस में ही होता है। अब हम लोग में क्या होता है? डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है। ठीक है, डीएनए भी होता है आरएनए भी होता है। तो जब डीएनए आरएनए दोनों होगा तो वहां पे डोमिनेंट कर जाता है डीएनए, तो डीएनए वहां पे जेनेटिक मटेरियल के तौर पे काम करता है। जेनेटिक मटेरियल के तौर पे कौन सा काम करता है? डीएनए। और आरएनए जो है वह नॉन जेनेटिक काम करता है, वह जेनेटिक नहीं काम करता है, वहां वो मैसेंजर के तौर पे काम करता है, मैसेंजर के तौर पे। इसका ये जो डीएनए और आरएनए दोनों में होता है, उसका एग्जांपल है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। हम लोग आते हैं यूकैरियोट में। ठीक है, चलिए ये ऐसा क्यों होता है? डीएनए और आरएनए होने पर आरएनए नॉन जेनेटिक क्यों हो जाता है, डीएनए जेनेटिक क्यों हो जाता है, आरएनए जेनेटिक क्यों नहीं हो पाता है? ठीक है, क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि आरएनए लेस स्टेबल होता है। जब आरएनए का आप लोग स्ट्रक्चर बताए थे कि वहां राइबो जो होता है वहां OH होता है सेकंड पोजीशन पे, अभी बोले थे,
तो OH जो होता है उसके कारण उसकी स्टेबिलिटी घट जाती है, तो वो लेस स्टेबल हो जाता है। और दूसरा कारण है कि थाइमिन, जब डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे तो वहां पे आएगा बेस पेयर। तो बेस पेयर जो होता है वो होता है डीएनए में होता है थाइमिन, लेकिन आरएनए में उसके जगह पे आ जाता है यूरेसिल। डीएनए में होता है थाइमिन और आरएनए में आ जाता है यूरेसिल, ठीक है। तो यूरेसिल जो है कम स्टेबल होता है और थाइमिन जो है ज्यादा स्टेबल होता है, इस वजह से डीएनए का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, और जो ज्यादा स्टेबल होता है जेनेटिक मटेरियल तो वही होगा, ठीक है। तो ऐसे जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वहां पे कौन सा काम करता है, जेनेटिक मटेरियल तो हो गया डीएनए, तो आरएनए का काम है मैसेंजर का। मैसेंजर का काम क्या होता है समझते हैं। अब हम लोग जेनेटिक मटेरियल के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। डीएनए जो कि हम लोग के सेल का जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए से अगर डीएनए ही बन रहा है, जैसे हम लोग को जरूर, जैसे मान लीजिए यहाँ का सेल डाइजेस्ट हो गया या खत्म हो गया, तो फिर से सेल बनेगा डिवीजन करके, तो सेल का डिवीजन करेगा तब वो बढ़ेगा। तो सेल का डिवीजन करने के लिए डीएनए का रिप्लिकेशन जरूरी है, या जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए डीएनए का रिप्लिकेशन, क्योंकि फादर या मदर से बच्चे में डीएनए ही आता है, तो डीएनए से डीएनए बनना जरूरी है। तो डीएनए से डीएनए बनने के प्रोसेस को बोलते हैं डीएनए रिप्लिकेशन, ठीक है, डीएनए रिप्लिकेशन। अब अगर डीएनए से आरएनए बन रहा है तो उसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। रिप्लिकेशन पे 12th में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक पॉइंट पूरा पैराग्राफ है, फिर ट्रांसक्रिप्शन पे, सॉरी पैराग्राफ नहीं पूरा टॉपिक है, और ट्रांसक्रिप्शन पे भी पूरा टॉपिक है, तो जब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ेंगे तब देखेंगे। और एक कॉन्सेप्ट और है, आरएनए से फिर डीएनए भी बन जाता है, आरएनए से डीएनए बन जाता है, उसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या टेमिनिज्म, टेमिनिज्म, ठीक है, या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये एड्स वायरस करता है, इसीलिए बहुत खतरनाक होता है एड्स वायरस, ठीक है। और आरएनए से फिर बनता है फर्दर प्रोटीन। आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन, अंग्रेजी वाला ट्रांसलेशन नहीं, यहाँ बायोलॉजिकल ट्रांसलेशन, ठीक है। चलिए, प्रोटीन से फिर एंजाइम बनता है, प्रोटीन से एंजाइम बनता है। एंजाइम जो है वो कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, पूरे बॉडी में जितने भी रिएक्शंस चलते हैं सबको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, तो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, और मेटाबॉलिज्म से फिर कैरेक्टर डिसाइड होता है। अब ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी फादर और मदर से एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा में जो डीएनए आया वो डार्किश आया, मतलब बच्चा काला होगा, तो काला होगा तो क्या होगा, डीएनए से वो इंफॉर्मेशन जाएगा आरएनए में, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन से फिर एंजाइम बनेगा, एंजाइम फिर वो रिएक्शन करके करेगा जिसको मेटाबॉलिज्म बोलेंगे, और रिएक्शन करके फिर वो मेलानिन बनाएगा, मेलानिन बनाएगा जिससे वो बच्चा काला होगा, तो काला होगा तो फिर कैरेक्टर दिख गया, उसका कैरेक्टर दिख गया कि वो बच्चा काला है। काला होना क्या है, कैरेक्टर है, ठीक है। चलिए, अब दो टर्म है, एक टर्म है म्यूटेशन और एक टर्म है इवोल्यूशन, ठीक है। इवोल्यूशन पूरा एक चैप्टर ही है 12th में, और एक टर्म है म्यूटेशन जो कि जेनेटिक्स में पढ़ना है 12th में ही। ये क्या है, सडन परमानेंट एंड हेरिटेबल चेंज इन कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। अचानक से बदलाव हो जाता है पूरे लाइफ टाइम के लिए, जब तक आदमी जिंदा रहेगा तब तक के लिए। नेक्स्ट जनरेशन में जाने का चांस कम रहता है पर से कुछ परसेंटेज रहता है, वो जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, लेकिन उस व्यक्ति के पूरे जीवन में रहेगा, ये फिक्स है, उसमें बदलने वाला नहीं है, ठीक है। वो जो उसके जेनेटिक्स में चेंज होता है। अब होता क्या है, मदर और फादर, ये हो गए फादर, ये हो गई मदर, दोनों से हाफ हाफ आता है। ह्यूमन में 23 जोड़ा क्रोमोसोम होता है, जिसमें से एक पेयर इसमें से आएगा, सॉरी पेयर का आधा इसमें से आएगा, आधा इसमें से आएगा, दोनों मिला के पेयर बन जाएगा, जो कि एक ह्यूमन के लिए चाहिए, ठीक है। तो ये बन जाता है। अब होता क्या है, मान लीजिए ए टी जी सी ऐसे पेयर होता है, ठीक है, डीएनए में ऐसे पेयर होता है। अब मान लीजिए कहीं से बीच में एक चेंज हो गया, कहीं से बीच में टी की जगह सी आ गया, चेंज हो गया, तो चेंज हो गया, इसी को तो बोलेंगे म्यूटेशन। अब एक जगह चेंज हुआ तो पॉइंट म्यूटेशन, वो म्यूटेशन भी बहुत तरह के होते हैं, वो देखेंगे। तो ये चेंज हो गया तो इसको बोलेंगे म्यूटेशन हो गया। अब म्यूटेशन से होता क्या है कि कुछ ना कुछ खराबियां भी आ सकती है, अच्छाई भी आ सकता है, जरूरी नहीं है कि खराबी है, लेकिन खराबी भी आता है। जैसे कोई बीमारी आता है, सिकल सेल एनीमिया सब हो जाता है, एल्बिनिज्म हो जाता है, वो सब म्यूटेशन से ही होता है। तो इसमें हो क्या हो जाएगा, ये पूरे लाइफ टाइम के लिए उसको ये डिजीज हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे म्यूटेशन। इवोल्यूशन क्या होता है, इवोल्यूशन धीरे धीरे चेंज होता है, ठीक है, चेंज इन द कैरेक्टरिस्टिक स्पीसीज और सेवरल जनरेशन, कई जनरेशन तक धीरे 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 बदलाव होते होते वो रियलाइज होता है कि अब वो जो नेचुरल सिलेक्शन में सेलेक्ट हो गया, मतलब नया स्पीसीज। जैसे हम लोग पहले मंकी में थे, बंदर थे, पूंछ था, अब हम लोग के पास पूंछ नहीं है, तो धीरे धीरे क्या किया, अब इवोल्यूशन करते करते हम लोगों ने उसको गायब कर दिया, उसकी जरूरत खत्म हो गई नेचुरल से। अब साइटोबायोटा के टाइप को देखते हैं। साइटोबायोटा,
प्रोटोबायोटा तो पढ़ लिए थे, इसमें वायरस, फिरवाइट, प्रियोन और वायरोसॉइड आए थे। उसके अलावा बाकी सब साइटोबायोटा में थे। साइटोबायोटा दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। प्रोकैरियोट सेल है, ये यूकैरियोट सेल है, दोनों में डिफरेंस समझते हैं। सेल वॉल दोनों में होते हैं, सेल वॉल इसमें भी होते हैं, इसमें भी होते हैं, लेकिन यूकैरियोट में प्लांट सेल में ही होते हैं, एनिमल सेल में नहीं होते। तो पहले ही अभी बता दिए थे जब सेल पढ़ाए थे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में होते हैं, इसमें भी होते हैं और इसमें भी होते हैं, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केवल यूकैरियोट में होगा, प्रोकैरियोट में नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं होता है, नो डिफाइंड न्यूक्लियस। और इसमें कैसा होता है, ट्रू न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस सबसे बड़ा डिफरेंस यही है, इसमें डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है। मतलब न्यूक्लियस होता है, ये मीजोजोम इसको बोलते हैं, मीजोजोम। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो उभार आता है मीजोजोम, उसी से चिपका रहता है ये जेनेटिक मटेरियल इसका। इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियल क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, ठीक है। ये होता है डीएनए विदाउट हिस्टोन, इसमें हिस्टोन नहीं होता है। और याद रखिएगा, इसका डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है। इसमें जो होता है डीएनए जो होता है इसका जो होता है इसमें होता है क्रोमोजोम, क्रोमोजोम, इसमें होता है डीएनए प्लस हिस्टोन। अभी बताए थे डीएनए भी होता है और हिस्टोन भी होता है। डीएनए, हिस्टोन का काम क्या होता है, डीएनए को लपेटने का काम करता है। डीएनए फर्दर धागे की तरह होता है, मतलब डीएनए जो होता है कैसा होता है, लीनियर, लीनियर। तो लीनियर को लपेटने के लिए हिस्टोन की आवश्यकता पड़ती है, पहले अभी बता दिए थे हम लोग, आप लोग को बताया गया था। चलिए, इसको बोलते हैं राइबोसोम, राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, क्या करता है, ये है नेक्ड ऑर्गेनेल है, सेल का यही ऑर्गेनेल है जो कि नेक्ड होता है, बाकी सब में मेम्ब्रेन होते हैं। जैसे देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया में डबल मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट में डबल मेम्ब्रेन है, यूकैरियोट में एक ऐसा राइबोसोम ही है जो कि विदाउट नेक्ड, बिना मेम्ब्रेन वाला वो होता है, नेक्ड होता है, ठीक है। बिना मेम्ब्रेन का ऑर्गेनेल होता है जिसको राइबोसोम बोलते हैं। बाकी इसमें कोई भी ऐसा मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल नहीं होता है। इसमें प्रोकैरियोट में एक स्पेशल चीज होता है, इसको बोलते हैं प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। ये बड़े काम की चीज है हम लोग के लिए। प्लाज्मिड ये होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए। न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियर डीएनए तो ये हो गया, न्यूक्लियर डीएनए के अलावा भी एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है, सर्कुलर होता है, प्लाज्मिड बोलते हैं इसको। प्लाज्मिड बहुत काम का है वैक्सीन बनाने में, वैक्सीन बनाने में इसी का काम करते हैं हम लोग, इसका यूज करते हैं। तो इस पे एक पूरा चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस प्रिंसिपल, उसको देखेंगे तो वहां समझ जाएंगे, ठीक है। अब इसके न्यूट्रिशन देखते हैं, इसका न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन दोनों होता है, आउटो भी होता है कुछ में, कुछ के केस में हेटेरो भी होता है, आउटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। आउटोट्रॉप में दोनों होता है, फोटो भी होता है और कीमो भी होता है, ठीक है। कीमो फोटो ऑटोट्रॉप और कीमो ऑटोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप में पैरासाइट के तौर पे रहता है, पैरासाइट। हेटेरोट्रॉप में 3 पढ़ाए थे, पैरासाइट, सेप्रोबायोटिक या सेप्रोफाइट, और उसके बाद होलोजोइक। तो होलोजोइक में हम लोग आते हैं, ये यहाँ पे पैरासाइट के तौर पे काम करता है। इसका एग्जाम्पल है आर्ची बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया। ये बहुत अच्छे किस्म की बैक्टीरिया होती है, मतलब हमारे लिए फायदे की चीज है, इसीलिए बोलते हैं अच्छे किस्म की। ये कहीं भी रह लेता है, कितना भी अगर गर्म है जगह वहां भी रह लेगा, कितना भी ठंडा जगह है वहां भी रह लेगा, कितना भी प्रेशर ज्यादा है वहां भी ये सर्वाइव कर लेता है, ठीक है। तो इसी से एक पॉलीमरेज निकाला जाता है, इसको बोलते हैं टेक पॉलीमरेज, टेक पॉलीमरेज। वो इसका काम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल पढ़ेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा। और एग्जांपल इसका होता है माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में खास बात है कि इसमें सेल वॉल नहीं होता है, प्रोकैरियोट में सेल वॉल होता है लेकिन माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। ठीक है, तो बाकी का पढ़ाई हम लोग अगले क्लास में करेंगे। और आज जितना भी पढ़े हैं सबका नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम पे
अपलोड कर दिया जाएगा PDF के फॉर्म में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।